आज हम आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। बच्चों, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेम्पररी वर्ल्ड से 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर मिला के 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। बच्चों, इस चैप्टर को बहुत आसान और बहुत इजी, और आपको यह बता दें कि इस चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी अगर आपको पता हो जाए तो फिर एक बार में ही चैप्टर पे आपके ग्रिप बन जाए। कैसा रहे अगर मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊं? तो चलिए बता दूं कि सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों याद रखना कि सबसे पहले यह पूछता है कि भाई बताओ मीनिंग क्या है फैसिज्म की, और क्या रीजन था कि भाई साहब फैसिज्म आ गया। अभी तक वर्ल्ड ने कभी फैसिज्म के बारे में ना सुना, ये फैसिज्म जैसी चीज क्या आ गई। उसके साथ साथ ये सिमिलैरिटी क्या है आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म एंड फैसिज्म, वही कंडीशन क्या है कि डिफरेंसेस क्या है जो फैसिज्म इटली में है एंड जो नाजिज्म जर्मनी में है। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और फिर एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर फॉर द राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी। तो बच्चों अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लिया हो तो आइए हम अपने टॉपिक्स में जो भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन गिवन है उनको ही आपको एक्सप्लेन करते हैं इजी वे में, ताकि आपको हिस्ट्री बोरिंग ना लगे और खराब ना लगे, ताकि आपको याद करने में अच्छा लगे। तो आइए पहली बात करते हैं मीनिंग ऑफ फैसिज्म। बच्चों ये फैसिज्म क्या है? मीनिंग ऑफ फैसिज्म को समझने के लिए आपको एक बात समझनी होगी बच्चों कि फैसिज्म भी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे कंट्री में, इंडिया में डेमोक्रेसी है, ठीक है, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करते हैं और गवर्नमेंट हमारे बिहाफ पे रूल करती है। लेकिन जो फैसिज्म है बेटा उसमें क्या है, उसमें जो कंट्रोल होगा वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होगी, एक लीडर होगा, उसी की बात सबको माननी होगी। कोई गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई गवर्नमेंट को अपोज नहीं कर सकता, एंड प्लस उस कंट्री में कोई ऑपोजिशन पार्टी भी नहीं होगी। इसी को बोलते हैं डिक्टेटरशिप। जैसे हमारे यहां बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टी है। राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म, जो फैसिज्म फ्रांस में था, नाजिज्म इटली में था, वहां पे ऑपोजिशन को क्रश किया गया, ऑपोजिशन को हटाया गया। तो बच्चों फैसिज्म एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे ऑल पावर वेस्टेड इन वन मैन, एक आदमी के हाथ में ही सारी पावर होती है, एंड वन पॉलिटिकल पार्टी, बाकी सब लोग उसी के लिए काम करते हैं। ये बेटा एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पीपल कांट क्वेश्चन, मतलब जो सिटीजन है उस कंट्री के वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। इस टाइप के जो गवर्नमेंट होती है इसी को हम बोलते हैं फैसिज्म। एंड आसान भाषा में आप समझ लो भाई डिक्टेटर, तानाशाह, उसी का रूल चले, जो वो कह दे वही कानून है, जो वो चला दे वही लॉ है, वही सिस्टम है। ठीक है बच्चों, तो ये फैसिज्म जो है ये स्टार्ट कहां हो रहा है? बच्चों ये स्टार्ट हो रहा है आपका इटली में 1919 में। ठीक है, देखो कंडीशन क्या थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद चीजें बदल गई थी। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लाइफ की, प्रॉपर्टी की बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई था, इन्फ्लेशन बहुत हाई था, रॉइट्स दंगे हो रहे थे, इन सब की वजह से जो लोग थे, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी जिसकी वजह से लोग अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाह रहे थे, एंड जो डेमोक्रेसी का प्रोसेस था वो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे नहीं पा रहा, कोई स्टेबल गवर्नमेंट बन नहीं पा रही है। तो उस टाइम जो बेनिटो मुसोलिनी है, ये एक चार्मिंग लीडर था। मतलब जब ये स्पीच देते थे तो इनकी स्पीच देने की पावर इतनी गजब की होती थी कि लोग चले आ रहे थे इनको सुनने के लिए, और इनकी बातों पे लोगों को यकीन हुआ और इन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई जिसको हम फैसिज्म कहते हैं, और जो कि डिक्टेटरशिप ही आगे जाके बना। तो बेनिटो मुसोलिनी ने क्या किया बेटा बच्चों, फैसिज्म स्टार्ट किया और अपनी एक पार्टी भी बनाई जिसको हम फैसिस्ट पार्टी बोलते हैं। यही सेम काम इटली के बगल में जो जर्मनी है वहां पे भी चल रहा था। वहां पे ये सिमिलर आइडियोलॉजी जिसने प्रोपेगेट किया उसका नाम था एडोल्फ हिटलर, और जर्मनी में आया क्या, नाजिज्म। तो बच्चों यहां से आपको जानना होगा कि फैसिज्म की मीनिंग क्या है, नाजिज्म क्या है और इसका मतलब क्या है। फैसिज्म एंड नाजिज्म दोनों एक टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है जहां पे सारा का सारा कंट्री पे जो कंट्रोल है वो किसी एक आदमी का होता है, वन पार्टी का होता है, वन लीडर का होता है, वन मैन का होता है। ठीक
ठीक है, ऑपोजिशन होती नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है इसी को डिक्टेटरशिप कहते हैं, एंड फैसिज्म एंड नाजिज्म भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बच्चों आइए अब हम देखें कि ऐसी क्या कॉजेज बनी कि इटली एंड जर्मनी में हमें नाजिज्म एंड फैसिज्म देखने को मिलता है। तो पहला कॉज क्या था? डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्सली, स्पेशली विद द जर्मनी का टेरिटोरियल लॉस, फ्रांस और किस तरह से ब्रिटेन ने ले लिया था, ह्यूमिलिएशन, वॉर इंडेमिनिटी, डिसरेस्पेक्ट हुई भाई कंट्री की, तो बाद में क्या मारे पीटेगा नहीं? बिल्कुल मारेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, इकोनॉमिक क्राइसिस। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इतना ज्यादा डिवास्टेशन हुआ था कि जॉब्स नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई थी, हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा महंगाई, एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। भाई पब्लिक को क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी चल रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था उसने लोगों के एस्पिरेशंस, नीड को फुलफिल नहीं किया, एंड करप्शन ऊपर से था, एंड अनस्टेबल गवर्नमेंट। इससे क्या हुआ? एक फेवरेबल कंडीशंस मिला कि कुछ लोग आए जिन्होंने प्रॉमिस किया कि वी विल सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम, और इसी को बोलते हैं बेटा क्रिस्मैटिक लीडरशिप। उन लोगों ने प्रॉमिस किया नेशनल रिवाइवल का, और इसलिए जो और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आफ्टर द रशियन रिवॉल्यूशन, रशिया में रिवॉल्यूशन हो चुका था, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हो चुका था, मतलब सारा कम्युनिज्म चल रहा था, मतलब सारी की सारी जो कंट्रोल होगा वो गवर्नमेंट का होगा, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगा। तो यूरोप में भी डर था कहीं पे अगर कम्युनिज्म यहां पे आ गया तो यहां पे जो प्राइवेट कैपिटलिज्म है, जहां पे प्राइवेट ओनरशिप है, चली जाएगी। इसलिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जो मिडिल क्लास था, उन लोगों ने स्ट्रॉन्ग लीडर्स को सपोर्ट किया, और वही जाके बाद में एक तरीके से फैसिज्म एंड नाजिज्म को आगे प्रमोट करता है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम देखते हैं कि जो नाजिज्म एंड जो फैसिज्म इटली में एंड जर्मनी में आया, इनका एम क्या था, ये आखिर चाहते क्या थे? तो बच्चों इनका पहला एम था वन मैन वन पार्टी रूल। दोनों ने और डेमोक्रेसी को अपोज किया एंड वन मैन वन पार्टी रूल को फेवर किया, सपोर्ट वन मैन वन पार्टी रूल एंड अपोज डेमोक्रेसी। अच्छा भाई, उसके साथ साथ नाजिज्म का एक और इंपॉर्टेंट था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्यन रेशियल सुपरमेसी। ठीक है ना, कि वो लोग ये चाहते थे जो आर्यन क्लास हो वो अपने आप को डोमिनेट करे। ये जर्मनी में चल रहा था, रेशियल सुपरमेसी चल रही थी, लेकिन ये रेशियल सुपरमेसी फैसिज्म में नहीं था। फिर उसके बाद नाजिज्म में एक इंपॉर्टेंट एम इनका ये था कि ये लोग हेट्रेड फॉर ज्यूज के लिए ये ज्यूज का एलिमिनेशन कर रहे थे, मास एलिमिनेशन, तो हेट्रेड फॉर ज्यूज, और उसके लिए प्रोपेगेंडा का अपना यूज कर रहे थे। फिर ये एग्रेसिव नेशनलिज्म, लोगों के अंदर एग्रेसिव नेशनलिज्म फुलफिल कर रहे थे, एंड क्यों कर रहे थे ऐसा? क्योंकि इनको इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज, मतलब इनको अपनी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो एग्रेसिव थी, क्योंकि इन्होंने जो भी टेरिटोरियल लॉस किया था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में, उसको ये गेन करना चाहते थे, इसलिए ये एग्रेसिव नेशनलिज्म, एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे थे। इन द सेम वे फैसिज्म का भी यही था, बट फैसिज्म में क्या था? ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल सुपरमेसी, ये जो हेट्रेड फॉर ज्यूज था, ये नहीं था। वहां पे इक्वल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का कंट्रोल था, सबके लिए फेवरेबल कंडीशन थी। तो इसने क्या किया? फेवर भी किया कैपिटलिज्म को, जिसको हम कॉर्पोरेट गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फेवर्ड एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, इन्होंने भी फेवर्ड किया एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, बट प्रॉमिस इन्होंने भी किया कि जो भी इटली की जो प्रीवियस ग्लोरी है उसको वापस लेकर आएंगे, जो प्रीवियस प्रेस्टीज है उसको हम वापस लेकर आएंगे, जिससे लोगों ने यकीन किया। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, ठीक है, अनस्टेबल गवर्नमेंट है, पॉवर्टी है, ठीक है, तो लोग भी चाहते थे कोई स्ट्रॉन्ग रूलर आए और इनकी प्रॉब्लम्स को दूर करे। और उसके साथ रशिया में कम्युनिज्म आ गया, तो जो भी इंडस्ट्रीज थे, बिजनेस क्लास था, उन लोगों ने स्ट्रॉन्ग रूलर को फंड किया, जिससे वो फिर पॉलिटिकल पावर में आए, और फिर नाजिज्म एंड फैसिज्म हमें देखने को मिलता। बच्चों बोर्ड में एक और टॉपिक राइज ऑफ डिक्टेटरशिप से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक ये है कि व्हाट वर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म एंड फैसिज्म, कि फैसिज्म और नाजिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसकी सिमिलैरिटी क्या है। तो बच्चों पहले सिमिलैरिटी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी डिक्टेटरशिप दोनों नेशन में, इटली में भी एंड जर्मनी में भी, एंड वन पार्टी रूल दोनों नेशन में आपको देखने को मिलेगा। मतलब वहां के लोगों ने
डेमोक्रेसी, ऑपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसको रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? रीजन सिंपल है। इटली में 1919 से लेके 1922 तक आपको 6 कोलिएशन गवर्नमेंट मिलती है और सारे के सारे कोलिएशन गवर्नमेंट कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बना सकी, सब करप्ट थे। लोगों की जो एस्पिरेशंस थी, नीड थी, उसको कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा था। इसलिए वहां के लोगों ने कहा भाई साहब हमें एक स्ट्रॉन्ग रूलर चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर पाए। इसलिए आपको इटली और जर्मनी में वन पार्टी रूल एंड डिक्टेटरशिप देखने को मिलेगा। अब जब डिक्टेटरशिप है तो आप बताओ क्या वहां डेमोक्रेसी होगी? क्या वहां लिबर्टी होगी? नहीं सर, वहां पे एंटी डेमोक्रेसी, एंटी लिबरलिज्म। एंटी डेमोक्रेसी का मतलब जैसे डेमोक्रेसी में जो भी सिस्टम है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, इलेक्शन कमीशन होता है, फिर सारे के जो प्रोसेस होते हैं वो सब यहां नहीं है। एंटी लिबरलिज्म का प्रोसेस बेटा बच्चों ये है कि एंटी लिबरलिज्म का मतलब हो गया कि जो डेमोक्रेसी में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि वहां पे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटी है, यहां पे कोई फ्रीडम नहीं है। गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया है वही सुप्रीम है, आपको उसी को मानना है, उसी को फॉलो करना है, एंड प्लस क्वेश्चन भी आपको नहीं करना है गवर्नमेंट से। ठीक है? अच्छा, उसके साथ साथ बच्चों एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी, लोगों के अंदर ये बात कही गई। जर्मनी के पास तो रीजन था कि ट्रीटी ऑफ वर्साई में हमें ह्यूमिलिएट किया गया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल माना गया है, तो हम तो भाई अपना रिवेंज लेंगे। और उन्हें इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तलाश थी जो उन्हें हिटलर की शक्ल में मिला। लेकिन भाई अब जो इटली में क्या हो रहा है, तो इटली की कंडीशन यह है कि इटली को ट्रीटी ऑफ वर्साई से कुछ खास मिला नहीं, तो वो डिससेटिस्फाई था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो ट्रीटी ऑफ वर्साई था उससे कुछ मिला नहीं, तो उसने कहा कि भाई हमें अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन खुद करना होगा। और वहां पे भी फॉरेन एग्रेसिव नेशनलिज्म और फॉरेन पॉलिसी जो थी उनकी अपनाई गई कि भाई साहब हमें अपना जो नेशन है उसका जो पास्ट की ग्लोरी है उसे फिर से हमें स्टैब्लिश करना होगा, रोमन अंपायर की ग्लोरी फिर से वापस स्टैब्लिश करना होगा। इसीलिए वहां पे एग्रेसिव नेशनलिज्म, इंपीरियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। लोगों के अंदर कहा गया नेशन ही सब कुछ है, नेशन से अबव कुछ नहीं है। लेकिन यहां ये एक नेगेटिविटी चला आता है कि बस हमारे नेशन का कल्चर, हमारे नेशन का लैंग्वेज, हमारा नेशन ही सुप्रीम है, बाकी सब इंफीरियर है। ये बहुत ज्यादा कभी कभी डेंजर हो जाता है। पैट्रियोटिज्म में एंड एक्सट्रीम नेशनलिज्म में यही फर्क हो जाता है। ठीक है? एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो टॉपिक है ही है इंपॉर्टेंट, इसके साथ कभी कभी अगर बोर्ड का मूड चेंज हो गया तो वो सिमिलैरिटी के बजाय डिफरेंस पूछ लेगा कि व्हाट वर द आइडियोलॉजी, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन द आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म एंड फैसिज्म। तो बच्चों याद रखना कि फैसिज्म में स्टेट ही सब कुछ था, ठीक है, स्टेट ही सुप्रीम है, और नाजिज्म में रेशियल प्योरिटी को भी एक इंपॉर्टेंस मिला। आपको पता है आर्यन सुपरमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए हिटलर ने किस तरह के ज्यूज का एलिमिनेशन किया, हॉलोकॉस्ट की तरफ ले गया उनको। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। मुसोलिनी का एम था कि हमें एक स्ट्रॉन्ग यूनाइट इटली बनाना है जिससे हम रोमन अंपायर की ग्लोरी जो थी उसको इटली में फिर से स्टैब्लिश कर पाए। एंड जो हिटलर था उसका जो एम था वो आर्यन सुपरमेसी था। ये दो बेसिक डिफरेंस है बच्चों, इन्हें आपको याद रखना होगा। ठीक है? अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और बताएं कि मैं आपके लिए अगला टॉपिक कौन सा चैप्टर है जिसमें आपको डाउट है उस पे मैं आपके लिए वीडियो करूं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।